नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि तनाज़े पर मज़ाकरात, कौम को गुमराह करने की कोशिश, बैरिस्टर ओवैसी का इल्जाम, अदालत ही के जरिए मसले के हल की उम्मीद। उर्दू रियासत की दूसरी सरकारी जबान, ऐवान असम्बली में बिल मंजूर, उर्दू के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उर्दू एकेडमी को जिम्मेदारी दी जाए, अकबर ओवैसी का मुतालबा। आलेर इनकाउंटर की सीबीआई या बरसर खिदमत जज के जरिए तहकीकात करवाने मजलिस का मुतालबा, तहकीकाती टीम की रिपोर्ट पेश करने पर भी जोर। सनतनगर में टीआरएस लीडर का कत्ल, वजनी पत्थरों से हमला, इलाके में सनसनी। पुलिस कांस्टेबल की लापरवाही, नशे की हालत में नौजवान को टक्कर दे दी, कानून के मुहाफिज की हरकत पर मुकामी अवाम में बरहमी। और रेलवे पुलिस ने सारिकों की बैन रियासती टोली को किया गिरफ्तार, 60 लाख रुपए के मसरूखात जेवरात जब्त। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सदर मजलिस व रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि तनाज़े पर मज़ाकरात के नाम पर कौम को गुमराह करने का इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने अयोध्या में मस्जिद की अराजी को रकमी मामला से हल करने की तजवीज़ को बेहुदा करार देकर मुस्तरद कर दिया। मजलिस के हेडक्वार्टर दारुस्सलाम में मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मज़ाकरात के नाम पर एक बड़ा मजाक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मस्जिद की ज़मीन नाकाबिले फ़रोख्त होती है, जो इसके लिए रकमी मामलात का पेशकश कर रहे हैं, उनके वसाइल आमदनी पर सदर मजलिस ने सवाल उठाए। मज़ाकरात पर उन्होंने रिमार्क किया कि चंद मस्खरों के साथ बातचीत, जिनका इस तनाज़े से कोई ताल्लुक़ नहीं है, उनके ज़रिए खवा खड़ा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा ज़ेर समाअत है, मुल्क के कानून, दस्तूर, दस्तावेजी शवाहद की बुनियाद पर इसका फैसला किया जाएगा, ना कि अकीदे की बुनियाद पर। मज़ाकरात के दावेदार एक मजहबी रहनुमा श्री श्री रविशंकर की मसाई को झूठ का पलंदा करार देते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मंदिर के हामी फरीक बोखलाहट का शिकार होकर निचली सतह पर उतर आए हैं। बाबरी मस्जिद के अदालत के बाहर तस्वीर से मुताल्लिक एक सवाल पर बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना वली रहमानी या बोर्ड के तर्जुमान इसके जवाब के मजाज हैं। देखिए, ये तो एक मजाक बन चुका है। महंत साहब को ये बताना पड़ेगा सबसे पहले कि 1 करोड़ से 20 करोड़ देने की बात कर रहे हैं। इनके पास इतने पैसे कहाँ से आए? इनके पास क्या कोई सोने की कान निकली है या फिर ये इनके पास पेट्रोल निकल रहा है? पहले 1 से 20 करोड़ रुपये इनके पास कहाँ से है बताएं। दूसरी बात उनको ये बताना पड़ेगा कि सुन्नी वक्फ बोर्ड में 10 मेंबर होते हैं। कौन से एक मेंबर का नाम बताइए, चलिए कौन सा मेंबर से उनकी बात हुई? तीसरी है कि 10 मेंबर में उसमें 2 मुतवल्ली हैं, 2 एडवोकेट हैं, एक एमपी भी होता है, उसमें एमएलए भी होता है, तो किसका नाम बताइए ना। तीसरी बात इनको समझने की ज़रूरत है कि कोर्ट में केस चल रहा है, ये कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, कोर्ट में केस चल रहा है। तो ये इस तरह से ये जो झूठ कह रहे हैं वो झूठ कहना बंद कर दें। पहले ये बताएं कि पैसे कहाँ से आए, इतने पैसे कहाँ, कौन दे रहा है उनको, उनके पास कहाँ से आए? सुन्नी वक्फ बोर्ड में 10 मेंबर हैं, चेयरमैन है उसका। ये सब गलत बातें की जा रही हैं, गुमराह करने की साजिशें की जा रही हैं, इसमें कोई हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसका जवाब इतना ही है कि उल्टी हो गई सब तदबीरें, गुलामों ने कुछ काम नहीं किया, अब वो सिर्फ फिरते रहे, कुछ होने वाला नहीं है।
Are you trying to imply that by taking money this can be solved? No, this a masjid cannot be brought, and no one is going to willing to sell masjid. How can you sell masjid for what? Who's going to do it? No right thinking Muslim has ever done, can ever do it. It is absolutely obnoxious to say this. I really condemn his statement, and let him do a sting operation when what he's saying. Let him come out and say that this is the person I have spoken to in the Sunni Waqf board. As of now, the matter is pending in Supreme Court. The whole nation would like to see that this matter will be resolved on the basis of the Indian Constitution, on the law of evidence, and not on the basis of Astha. तेलंगाना रियासत में उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का दर्जा देते हुए ऐवान असम्बली में बिल को मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया। बिल पर मुबाहस के दौरान अपोजिशन जमात के अरकान और वज़रा ने भी उर्दू में तकरीर की। खम्मम से ताल्लुक़ रखने वाले वज़ीर टी नागेश्वर राव ने तयक़ुन दिया कि वो उर्दू सीखेंगे। मुबाहस के दौरान मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुल्क में तेलंगाना दूसरी रियासत है जहाँ पर उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का दर्जा हासिल हुआ है। उन्होंने इस बिल को तारीखी करार दिया। अकबर ओवैसी ने कहा कि 1884 में 6वें निज़ाम के दौर में उर्दू को सरकारी ज़बान का दर्जा दिया गया था। मुत्तहदा आंध्रा में उर्दू को नज़रअंदाज कर दिया गया था। 1975 में उर्दू एकेडमी का क़याम अमल में आया। उर्दू को सरकारी ज़बान का दर्जा देने के साथ साथ उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किए जाएँ। अकबर ओवैसी ने कहा कि मजलिस के साबिक़ सदर सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी मरहूम ने उर्दू बचाओ तहरीक का आगाज़ किया था। अकबर ओवैसी ने उर्दू के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिद्दोजहद करने वालों को खराज पेश किया और हुकूमत से इज़हार तशक्कुर किया। उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का मौक़िफ़ अता करने के लिए ये बिल को पेश किया है। तो मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असेंबली में 50 साल से ज़ायद अरसे से मुसलसल नुमाइंदगी करती हुई आ रही है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जिद्दोजहद का नतीजा था कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने मुतालबे पर रियासत आंध्र प्रदेश में सबसे पहले बर्मान रेड्डी साहब के कासू बर्मान रेड्डी साहब के दौर में उस वक्त उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का मौक़िफ़ अता करने का मुतालबा किया था और जब ये मुतालबा हुआ तो उस मुतालबे में कई लोगों ने इसकी मुखालिफत भी की, लेकिन उस वक्त असेंबली में एक बिल लाया गया और फिर उस बिल के जरिए रियासत आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ अज़ला को यूनिट के तौर पे लिया गया था। अज़ला को डिस्ट्रिक्ट को यूनिट की तरह लेकर कई आंध्र प्रदेश के अज़लाओं में उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का मौक़िफ़ अता किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी उर्दू के साथ मुसलसल नाइंसाफी होती रही और उर्दू को उसका जायज हक नहीं दिया गया और बार बार यही बात दोहराई जाती और कहा जाता कि इन उर्दू के साथ इंसाफ किया जाएगा, लेकिन उर्दू के साथ इंसाफ नहीं हुआ। तो आज की तारीख न सिर्फ तेलंगाना बल्कि हिंदुस्तान भर के उर्दू के चाहने वालों के लिए याद रहेगी और कभी इसको हम उर्दू को चाहने वाले कभी भूलेंगे नहीं कि आज का ये दिन एक तारीखी दिन है कि इस बिल के जरिए डिस्ट्रिक्ट को एज ए यूनिट नहीं लिया गया, बल्कि इस बिल के जरिए सारी रियासत को एक यूनिट के तौर पे लिया गया। क्योंकि जब डिस्ट्रिक्ट एक यूनिट की तरह लिया जा रहा था तो खम्मम डिस्ट्रिक्ट में उर्दू बोलने वालों की कमी की वजह से उसको नहीं लिया जा सक रहा था। फिर उसके बाद रियासत तेलंगाना में 31 नए डिस्ट्रिक्ट्स तश्कील हुए
اور پھر کئی ایسے اور نئے ڈسٹرکٹس آئے جہاں پہ اردو کو دوسری سرکاری زبان ڈسٹرکٹ ایز اے یونٹ میں دینے میں مشکلات پیش آ رہی تھی کیونکہ اردو بولنے والے کم تھے. تو مجلس اتحاد المسلمین نے جب چیف منسٹر صاحب سے مطالبہ کیا, یہ بات رکھی کہ اردو ریاست دکن کی زبان ہے, اردو حیدرآباد میں پیدا ہوئی, تو چیف منسٹر صاحب نے اپنی تقریر میں جملہ یہ ادا کیا کہ اردو ضرور, اور یہ حقیقت ہے کہ اردو حیدرآباد میں پیدا ہوئی اور پھلی پھولی لکھنؤ میں. لیکن آج چیف منسٹر صاحب نے ریاست تلنگانہ میں اردو کو دوسری زبان عطا کرنے کے لیے یہ جو بل جو پیش کیا ہے, اس کے لیے میں چیف منسٹر صاحب کو مبارکبادی دیتا ہوں اور یہ بتانا چاہوں گا کہ ہندوستان کے کئی ریاستوں میں جموں و کشمیر ایک واحد ریاست ہے جہاں کی سرکاری زبان اردو ہے, پہلی سرکاری زبان, اور اس کے بعد میں دوسرے کئی ریاستیں ہیں, جیسے کہ دہلی کی ریاست ہے, تو دہلی کی ریاست میں اردو پنجابی کے ساتھ اردو کو دوسری سرکاری زبان کا موقف عطا کیا گیا. اور پھر لوگ سمجھیں گے کہ اتر پردیش میں اردو بولنے والے ہیں تو وہاں پر ہوگا, لیکن میں آج اس ایوان میں بتانا چاہتا ہوں اتر پردیش, بہار اور ویسٹ بنگال میں ایڈیشنل آفیشل لینگویج ہے اردو 18 زبانوں کے ساتھ, لیکن ریاست دہلی ہی ہے واحد ریاست جہاں دوسری سرکاری زبان سیکنڈ آفیشل لینگویج پنجابی کے ساتھ اردو ہے. اب ریاست تلنگانہ دوسری ریاست ہوگی سارے ہندوستان میں جہاں پہ اردو دوسری سرکاری زبان کا موقف حاصل ہوگا. اور میں یہ بات بھی ضرور کہوں گا کہ اردو 1884 میں اردو کا آغاز ہوا تھا کہ قطب شاہی دور میں, اور پھر حیدرآباد اسٹیٹ میں اس وقت کی زبان فارسی تھی, پرشین بولی جاتی تھی, لیکن 1884 میں اردو کو سرکاری زبان کا موقف عطا کیا گیا تھا جب 6 نظام محبوب علی پاشا تھے اس وقت, انہوں نے اس وقت سے اردو کو آگے بڑھانے کے لیے ساری سرکاری کام جتنے تھے وہ اردو میں ہوا کرتے تھے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ریاست حیدرآباد میں کنڑا بولنے والے بھی لوگ تھے, مراٹھی بولنے والے بھی لوگ تھے, تیلگو بولنے والے بھی لوگ تھے. تو اس وقت نظام دکن نے اردو کے ساتھ ساتھ تیلگو کو بھی فروغ دیا, کنڑا کو بھی فروغ دیا, مراٹھی کو بھی فروغ دیا. لیکن پولیس ایکشن کے بعد میں جب اردو کو مکمل طور سے ختم کر دیا گیا اور تیلگو کو اس ریاست کی سرکاری زبان کا موقف دیا گیا, تو اس کے بعد میں مسلسل اردو کے ساتھ ناانصافیاں ہوتی رہی. مجلس اتحاد المسلمین کی جدوجہد ہے, میں کہوں گا کہ 1975 میں اردو اکیڈمی کو بنایا گیا. یہ اردو اکیڈمی اس وقت بنائی گئی جب گجرال کمیٹی کے آئی کے گجرال صاحب کی کمیٹی بنائی گئی تھی اردو کے اطلاق کے لیے, اردو کے ساتھ انصاف کرنے کے لیے. تو اس میں ایک ریکمنڈیشن میں یہ تھا کہ اردو اکیڈمی کی تشکیل لینی چاہیے. تو اس وقت سارے ہندوستان میں سب سے پہلی ریاست تھی آندھرا پردیش جہاں پہ اردو اکیڈمی تشکیل دی گئی. اور میں یہ بھی کہوں گا کہ ملک الشورا کا خطاب بھی دیا گیا تھا اردو اکیڈمی کے جانب سے یہی ریاست آندھرا پردیش میں. پھر اس کے بعد میں این ٹی راما راؤ صاحب نے اقتدار کو سنبھالا, اور اقتدار کو سنبھالنے کے بعد اردو کے ساتھ اتنی ناانصافی ہوئی کہ مسلسل اردو کو نظر انداز کیا جا رہا تھا. تو میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ 1988 میں نرسمہا ریڈی صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں, وہ جانتے ہیں ہوم منسٹر صاحب بھی کہ اردو بچاؤ کی ایک بہت بڑی تحریک کا آغاز ہوا تھا. اور اس تحریک میں کہنا چاہوں گا کہ کئی اردو کے چاہنے والوں نے حصہ لیا تھا. جس تحریک کو میرے والد جناب سلطان صلاح الدین اویسی صاحب نے آغاز کیا تھا, مرری چنا ریڈی صاحب بھی اس اردو بچاؤ تحریک میں وابستہ تھے, باگا ریڈی صاحب بھی اس تحریک میں وابستہ تھے, پربھاکر ریڈی صاحب بھی اس تحریک میں تھے, چندر سری واستو صاحب اور کئی لوگ اس میں جو اردو کے چاہنے والے تھے وہ اس تحریک میں وابستہ رہتے ہوئے اردو کو بچانے کی جدوجہد کا آغاز کیا. اور کئی دن کے جدوجہد کے بعد یہ تحریک آگے بڑھتی گئی. اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس وقت اردو بچاؤ تحریک میں سیاست اخبار کے فاؤنڈر عابد علی خان صاحب نے بھی حصہ لیا تھا, محبوب حسین جگر صاحب نے بھی حصہ لیا تھا,
उर्दू आर्ट्स कॉलेज के फाउंडर प्रिंसिपल हुसैनी साहब ने भी इसका साथ दिया था। और यह भी जरूर कहूंगा कि डॉक्टर राज बहादुर गौर साहब भी इसमें शामिल थे। ये उर्दू के लोग थे और उर्दू को यही समझा जाता है कि उर्दू मुसलमानों की जबान है। मैं कहना चाहता हूं कि उर्दू सिर्फ मुसलमानों की जबान नहीं, उसमें कोई शक नहीं कि ज्यादा मुसलमान उर्दू बोलते हैं, लेकिन उर्दू हर किसी की जबान रही है। और यह भी याद दिलाना चाहूं कि हिंदुस्तान जब आजादी की जिद्दोजहद में हिस्सा ले रहा था, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा था, तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा भी उर्दू वालों ने ही दिया था कि एक जज्बात को लाया था और एक जोश को पैदा किया। और यह भी याद दिलाना चाहूं कि यह उर्दू ही था जिसने एक तराना लिखा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। तो हिंदुस्तान में उर्दू फरोग करती गई, आगे बढ़ते गई और कई उर्दू के शोरा आए, कई राइटर्स आए, लेकिन उर्दू के साथ मुसलसल नाइंसाफी की गई। तो आज एक तारीखी दिन है, मैं कहूंगा, और सुनहरी हरफों में लिखा जाने वाला दिन होगा कि आज उर्दू को रियासती सतह पर सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज का मौका दिया जा रहा है, जिसके लिए मैं कहूंगा कि उर्दू वाले जब तक उर्दू रहेगी इस रियासत में, चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव साहब को याद रखेंगे और उनको कभी नहीं भूलेंगे कि इतना बड़ा उर्दू के साथ इंसाफ हुआ। उर्दू के कई डिस्ट्रिक्ट्स में दरखास्तें दी जाती थी, लेकिन कबूल करने वाले नहीं होते थे। लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब ने हालिया अरसे में अपने तकरीर में यह कहा कि उर्दू के तकर्रुरात के सिलसिले में 66 नए उर्दू के जायदादों को लाया जाएगा। चीफ मिनिस्टर साहब के दफ्तर से लेकर सारे मिनिस्टर्स के पेशीज में और उसके बाद स्पीकर की पेशी में, फिर जितने भी डिस्ट्रिक्ट है 31, उनमें डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और जीएडी डिपार्टमेंट हर जगह पे उर्दू वाले रहेंगे, उर्दू की दरखास्तों को कबूल करेंगे। तो ये उर्दू के साथ बहुत बड़ी, मैं कहूंगा, जो नाइंसाफी मुसलसल 50 बरस से होती आ रही थी, उस नाइंसाफी को खत्म करके इंसाफ देने की एक बहुत बड़ा कदम है, जिसके लिए हम फिर से चीफ मिनिस्टर साहब के ममनून हैं, मशकूर हैं कि उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया। और इसके साथ ही साथ मैं ये भी जरूर कहूंगा कि उर्दू एकेडमी को बनाया गया। अब आज ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन है हमारे पास, यहां पे चेयरमैन तो हुकूमत ने नामजद किया है, लेकिन अराकीन नहीं है। मैं इस बिल में के मौके पर यह बात जरूर कहूंगा कि वाइस चेयरमैन ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन में एक उर्दू वाले को अगर डालेंगे तो उर्दू के इंप्लीमेंटेशन को देखेंगे। इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहूंगा कि उर्दू एकेडमी है, जो भी उर्दू एकेडमी का चेयरमैन बनेगा, जो भी उर्दू एकेडमी का चेयरमैन होगा, वो ऑटोमेटिक एक कानून साजी या जियो के जरिए अगर आप उनको उर्दू एकेडमी और उनको अगर ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन का वाइस चेयरमैन बनाएंगे तो वो इंप्लीमेंटेशन ऑफ उर्दू को देखेंगे। उर्दू एकेडमी है, लेकिन उर्दू एकेडमी क्या काम करती है? कंप्यूटर ट्रेनिंग या फिर लाइब्रेरीज या छोटे मोटे काम करती है। और जो काम सबसे ज्यादा मैं चाहूंगा कि उर्दू एकेडमी की तश्कील से पहले उर्दू के इतलाह और उर्दू के साथ इंसाफ और उर्दू के जायज हक की जो निगरानी है या देखना है या कुछ करना है, तो उर्दू एकेडमी को दिया जाना चाहिए। उर्दू मीडियम के जितने बच्चे पूरे रियासत तेलंगाना में करीब 45,000 उर्दू मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे हैं। इन सारे उर्दू मीडियम के स्कूल्स की निगरानी उर्दू एकेडमी को देनी चाहिए। उर्दू एकेडमी के जरिए उर्दू मीडियम के स्कूल्स के जो रिजल्ट जो गिर रहे हैं उसको मॉनिटर करने का इख्तियार उर्दू एकेडमी को देना चाहिए, यह मेरा मुतालबा है। उसके साथ यह भी कहूंगा कि 10th के एग्जामिनेशन की जो फीस होती है उर्दू एकेडमी उर्दू मीडियम के पूरे बच्चों की अदा करे, यह भी हमारा मुतालबा है। उर्दू एकेडमी उर्दू मीडियम स्कूल में जितने वेकेंट उर्दू पोस्ट हैं उसको किस तरीके से फिल किया जा सकता है, उस पर भी उर्दू एकेडमी को गौर करना चाहिए, यह भी एकामात दीजिए। और उर्दू एकेडमी को यह भी कहूंगा कि वो गाइड्स, मॉडल पेपर्स और एक बैग भी उर्दू एकेडमी के जरिए उर्दू मीडियम में पढ़ने वाले बच्चों को देंगे तो गैर मामूली काम होगा। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा और आज ये याद दिलाना चाहूंगा कि सिर्फ उर्दू को दूसरी सरकारी जबान
बनाने का ऐलान चीफ मिनिस्टर साहब ने नहीं किया, सिर्फ 66 जायदादों के तखर्रुर उर्दू में लेने का वादा नहीं किया, बल्कि एक गैर मामूली इकदाम यह भी किया कि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का मुतालबा था कि जब तक जबान को रोजगार से नहीं जोड़ेंगे तो वो जबान खत्म हो जाएगी। तो चीफ मिनिस्टर साहब ने यह भी ऐलान किया कि सिंगरनी हो या फिर ट्रांसको हो, डिस्कॉम हो या दूसरे जितने भी सरकारी मुलाजमत के तकर्रुरात के इम्तिहानात होंगे वो भी उर्दू में मुनक्कद करने पर गौर करेंगे और जल्द अहकामात जारी करेंगे। इसके लिए भी मैं चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि यह गैर मामूली काम है। उर्दू मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे ये समझते हैं कि अगर हम 10th पढ़ लेंगे तो 10th के बाद क्या है, अगर एमसेट लिखना चाहते हैं, नीट लिखना चाहते हैं या फिर ग्रेजुएशन के बाद LLB का एग्जाम, MBA का एंट्रेंस हो, आर्किटेक्चर का हो, फार्मेसी का हो, ये पूरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स उर्दू में नहीं होते, इंग्लिश में या तेलुगु में होते हैं। लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब ने इस ऐवान में कहा कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे वो भी उर्दू में मुनक्किद किए जाएंगे। और फिर नीट के एग्जाम के लिए सुप्रीम कोर्ट में और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लेटर लिखकर भेजा रियासत तेलंगाना की जानिब से कि उर्दू में ये नीट का एग्जाम होना चाहिए। यह भी वाहिद रियासत है। आज अगर मैं यहां खड़े रहकर अगर ये बातें कर रहा हूं तो हमारे मुखालिफिन ये कहते हैं कि अकबर साहब चीफ मिनिस्टर साहब की तारीफ कर रहे हैं। मैं तारीफ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि काम कर रहे हैं। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन काम पर तारीफ करेगी तो जरूर अगर जरूरत पड़ेगी तो मुखालिफत भी करेगी, लेकिन हम ऐसे लोगों की मुखालिफत नहीं करेंगे जिन्होंने काम किया है और काम कर रहे हैं। और आज फिर मैं ये भी कहूंगा कि कई जियोज निकाले गए थे, मेरे कई मुतालबात हैं, मैं सीएम साहब को लेटर भेजकर वो सारे मुतालबात उनके सामने रखूंगा। और इसके साथ साथ ये भी जरूर कहूंगा कि आज जो उर्दू को जो मुकाम दिया जा रहा है, इस मुकाम के लिए बहुत लोगों ने जिद्दोजहद की, बहुत से उर्दू राइटर्स ने जिद्दोजहद की, बहुत उर्दू पोएट्स ने जिद्दोजहद की, उर्दू के लीडर्स ने बहुत जिद्दोजहद की, जिसमें मैं समझता हूं कि आज मुझे मेरे वालिद जनाब सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब की भी याद आ रही है। वो आंध्र प्रदेश असेंबली में 25 बरस एमएलए थे, हर वक्त उर्दू के लिए जिद्दोजहद करते थे। नरसिम्हा रेड्डी साहब भी बैठे हैं, मुसलसल उर्दू के लिए जिद्दोजहद करते थे। और आज वो इस दुनिया में नहीं है, उनके साथी नहीं है, कई लोग नहीं है, लेकिन ये जरूर वो जहां कहीं भी है वहां से आज के इस दिन को देखकर खुश हो रहे होंगे कि हमारी इस रियासत तेलंगाना में आज उर्दू को वो हक मिल रहा है। तो मैं उर्दू राइटर्स की तरफ से, उर्दू जर्नलिस्ट की तरफ से, उर्दू ऑथर्स की तरफ से, उर्दू के जितने भी शायराई हैं, उर्दू अखबारात की तरफ से भी मैं चीफ मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद देता हूं कि आज एक गैर मामूली फैसला करते हुए आपने उर्दू को उसका जायज हक देने का जो ये बिल लाए हैं दूसरी सरकारी जबान का मौक़िफ़ देने के लिए, इसके लिए मैं मुबारकबाद देते हुए मैं मोहतरमा डिप्टी स्पीकर साहिबा का शुक्रिया अदा करता हूं। कांग्रेस के जीवन रेड्डी ने बिल की तायद करते हुए कहा कि मुत्तहिदा आंध्रा में तेलंगाना के 9 अजला में उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का दर्जा दिया गया था। उन्होंने बताया कि उर्दू कंप्यूटर सेंटर्स को भी बंद कर दिया गया है। मैं बिल की तायद पे हूँ, सिर्फ बिल की तायद पे नहीं, मैं मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में 10 जिलों में 9 जिलों में उर्दू जबान दूसरी दर्जा अमल में लाने में हम कामयाब थे। जो बचा हुआ एक जिला जो है, आज ये तेलंगाना अलग रियासत है। మీరు దయచేసి బిల్లు మీద మాట్లాడండి। మీరు రెగ్యులర్ గా ఏదో మైనారిటీ వెల్ఫేర్ మీద స్పీచ్ ఇచ్చినట్టు మాట్లాడుతున్నారు, लेकिन आप बोल रहे क्या बोल रहे, मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में हम 9 जिलों में उर्दू जबान को सेकंड लैंग्वेज हम किए बोल के आप बोल रहे। किए, आप जरूर किए, लेकिन ऐलान किए, लेकिन अमल नहीं करे। आप लोग सिर्फ ऐलान करे, कहीं पर भी सरकारी दफ्तर में उर्दू में दरखास्त लेने वाले नहीं है, कोई रिप्लाई देने वाले नहीं है, पढ़ने वाले भी नहीं थे। इस वास्ते हमारा सीएम साहब ने दिल से सिर्फ पूरे 10 जिलों में, पुराने 10 जिलों में ऐलान नहीं करे, उसको अमल करने के लिए चीफ मिनिस्टर साहब के ऑफिस में, असेंबली में, डीजीपी ऑफिस में, चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में, हर मंत्री के ऑफिस में, हर जगह हम आगे 2 महीने के अंदर हम उर्दू जबान में अमल करने के लिए स्टाफ का रिक्रूटमेंट भी करते बोल के सीएम साहब ने बताया। सो आप बार बार बोलने की कोशिश क्या करें, हम 9 जिले में करें, 9 जिले में करें, क्या करें, ऐलान करें, लेकिन अमल नहीं करें। कहीं पर भी अमल नहीं हुआ। पहली बार चंद्रशेखर राव साहब के सदारत में आज तेलंगाना में अमल हो रहा है।
तेलंगाना असम्बली में जुमेरात को आलेर इनकाउंटर वाक़े की गूंज सुनाई थी। मजलिस के रुकन असम्बली अहमद बलाला ने वक्फे सिफर के दौरान आलेर इनकाउंटर का मसला उठाते हुए कहा कि आलेर में 2015 में 5 ज़ेर समात मुलज़िमीन वक़ार, अमजद, ज़ाकिर हनीफ और इजहार खां का इनकाउंटर के नाम पर जो कत्ल किया गया था, मजलिस ने उसकी तहक़ीक़ात CBI या बरसर खिदमत जज के ज़रिए कराने का मुतालबा किया था, लेकिन हुकूमत ने ख़ुसूसी तहक़ीक़ाती टीम तश्कील देते हुए इनकाउंटर की तहक़ीक़ात करवाई और अब उसकी तहक़ीक़ात मुकम्मल हो चुकी है और उस रिपोर्ट को ऐवान में पेश किया जाए। अहमद बलाला ने ख़ुसूसी टीम पर सवाल उठाते हुए कहा कि एक पुलिस ओहदेदार दूसरे पुलिस ओहदेदारों के खिलाफ क्या तहक़ीक़ात करेगा। अहमद बलाला ने कहा कि इनकाउंटर में मुलविस पुलिस ओहदेदारों को मुअत्तल किया जाए। आपके जरिए हुकूमत से कहना चाहूँगा कि अप्रैल 2015 के अंदर जो 5 अंडर ट्रायल प्रिजनर्स वक़ार, अमजद, ज़ाकिर, हनीफ और इजहार खान का आलेर में जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स थे उनका जो इनकाउंटर किया गया, ये इनकाउंटर के नाम पे कत्ल किया गया, आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुसलसल नुमाइंदगी करती आई है कि इस इनकाउंटर का तहक़ीक़ात, इसकी इंक्वायरी CBI के ज़रिए कराई जाए या सिटिंग जज के ज़रिए कराई जाए। उसके बावजूद भी हुकूमत ने सिट को इसकी जिम्मेदारी दी इसकी तहक़ीक़ात के लिए। हमारे इत्तलात के मुताबिक सिट की इंक्वायरी मुकम्मल हो चुकी है, तो क्या नतीजे पे सिट पहुंची है वो टेबल किया जाए। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि एक पुलिस वाला दूसरे पुलिस वालों के खिलाफ क्या इंक्वायरी करेगा, इससे इंसाफ मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। तो मैं आपके ज़रिए हुकूमत को ये कहना चाहूँगा कि हुकूमत की नेकनामी मुतासिर हो रही है, या तो खातिलों को जो पुलिस वाले इसके अंदर मुलविस है उनको इमीडिएटली उनको सस्पेंड किया जाए, और जो भी इसके अंदर उनके अफराद खानदान को इसके अंदर जो भी दूसरे केसेस स्पीकर साहब, इसके साथ जो है ना, इनके जो दूसरे साथी जो जेल के अंदर थे, जो केस के अंदर मुलविस थे, अदालत ने उनको बरी किया है। तो इसका मतलब साफ है कि अगर अदालत से इंसाफ होता तो ये भी बरी होते। तो हम ये चाहते हैं कि अगर से कोई कसूरवार है तो उसको सजा मिले, लेकिन कानून के तहत सजा मिले। पुलिस ने जो अपने तरफ से जो सजा देकर ये 5 नौजवानों का कत्ल किया है, इसकी तहकीकात मुकम्मल तरीके से की जाए, सिट की क्या रिपोर्ट है वो पेश किया जाए। और सिट के अंदर हमको कोई भरोसा नहीं है तासुबाना एक पुलिस वाला क्या करेगा, या तो इसको जज से या नहीं तो CBI से इसकी इंक्वायरी की जाए। ये हमारा मुतालबा है। इसकी वो इंसाफ किया जाएगा, डेफिनेटली वो सिट का रिपोर्ट आते पेश किया जाएगा। मजलिस के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज ने डबल बेडरूम मकानात की स्कीम को जल्द मुकम्मल करने का हुकूमत से मुतालबा किया। असम्बली में वक्फे सिफर के दौरान जाफर हुसैन मिराज ने बंडलागुड़ा, मूसा नदी और बोजागुट्टा के अलावा दूसरे इलाकों की निशानदही करते हुए कहा कि गरीब आवाम को इस स्कीम से काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। हुकूमत को डबल बेडरूम मकानात की तामीर को जल्द से जल्द यकीनी बनाना चाहिए। आज से 2 साल पहले एक बहुत अच्छी स्कीम निकाले थे, जिस स्कीम का नाम डबल बेडरूम था। वो स्कीम के लिए न सिर्फ हमारी पार्टी उसकी वेलकम करी बल्कि सपोर्ट करी। उसके बाद हमारे पार्टी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने बंडलागुड़े के अंदर एक जमीन है उस पे डबल बेडरूम बनाने के लिए जो गवर्नमेंट लैंड है उस पे भी गए। उसके साथ हमारे पार्टी प्रेसिडेंट असदुद्दीन अवैसी साहब ने KTR साहब को डायरेक्ट ले जाके विजिट कराया। फलकनुमा के ऊपर एक जमीन है उस पे भी बनाना चाहिए। इसके साथ साथ लंगर हाउस के ऊपर बाबू घाट है और चार मीनार कॉन्स्टिट्यूंसी में पेटला बुरुज है। और एक चीज आज जो मूसी रिवर डेवलप करना चाह रहे हैं सर, उस डेवलपमेंट के अंदर एक बाजू अगर डबल बेडरूम के अगर मकानात बनेंगे तो खूबसूरती भी दिखेंगे मूसी रिवर का भी। और ये तमाम चीज इसीलिए जरूरी है साहब। 2 साल हो गया स्कीम अनाउंस करके, अभी 1.5 साल और बाकी रह गया साहब। ये डबल बेडरूम कब बनेंगे? मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में भोजागुट्टा है सर, भोजागुट्टे के अंदर भी स्कीम डाले। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर रेड हिल्स के बाजू भी है और तमाम तेलंगाना के अंदर सर ऐसे कई गवर्नमेंट लैंड है। लाखों एप्लीकेशन आज आए हैं। आज अवाम ये चाहती है कि जल्द से जल्द डबल बेडरूम बने और ये आने वाले इलेक्शन के ऊपर है। और ये अवाम की सबसे ज्यादा उम्मीद है सर कि उनको डबल बेडरूम मिले और ये स्कीम को कम से कम जल्द से जल्द कंप्लीट करने की कोशिश करें साहब। నోట్ చేసుకోవడం జరిగింది। డబుల్ బెడ్రూమ్ల యొక్క మరి కన్స్ట్రక్షన్ సిటీలో బాగా జరుగుతూ ఉంది।
ఇంకా కూడా తప్పకుండా వారు కోరినదాన్ని ప్రతిపాదిస్తాం అధ్యక్ష. कांग्रेस रुकन असम्बली कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने ऐवान असम्बली में सवाल किया कि आखिर सुनहरे तेलंगाना का क्या मतलब है. हर कोई सुनहरे तेलंगाना का राग अलाप रहा है. क्या इसका जवाब सिर्फ वजीर आला जानते हैं? ये $1 मिलियन सवाल बन चुका है. वजीर आला ने इस मौके पर मुदाखलत करते हुए कहा कि सुनहरे तेलंगाना का मतलब रातों रात नहीं समझा जा सकता और ना ही सुनहरा तेलंगाना 1 या 2 महीनों में बनाया जा सकता है. इस मौके पर कोमटी रेड्डी ने कहा कि 6 महीने के अंदर प्रगति भवन जब तैयार हो सकता है, लेकिन हॉस्टल्स को दुरुस्त नहीं किया जा सकता. वजीर आला की नज़र में सुनहरे तेलंगाना का मतलब फ्लाईओवर और नया सेक्रेटेरिएट है. रियासत के मुख्तलिफ तबकात के अकामती स्कूल्स पर हुए मुबाहस के बाद कांग्रेस पार्टी ने ऐवान से वॉकआउट किया. कांग्रेस के कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने मुबाहस में हिस्सा लेते हुए कहा कि हुकूमत ने इंफ्रास्ट्रक्चर और अमले का तखर्रुर किए बगैर स्कूल शुरू किए हैं. साबिका स्कूल्स और हॉस्टल्स की हालत इंतहाई खस्ता है. मुतालिका वजीर के जवाब से अदम मुतमईन कांग्रेस सरकार ने ऐवान से वॉकआउट किया. मजलिस के रुकन असम्बली अहमद बलाला ने मलकपेट में गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस और बी ब्लॉक्स के इलाकों में मखलूआ अराजी पर अक़लियती अक़ामती तालीमी इदारों की तामीर का मुतालबा किया है. ऐवान असम्बली में जुमेरात को अक़ामती स्कूल्स और कॉलेजेस के क़याम से मुताल्लिक़ मुख्तसर मुबाहस में हिस्सा लेते हुए अहमद बलाला ने कहा कि कई अक़ामती तालीमी इदारे किराए की इमारतों में चलाए जा रहे हैं. हुकूमत को ज़ाती इमारतें तामीर करनी चाहिए. रुकन असम्बली मलकपेट ने बताया कि हाल ही में फलकनुमा, चंचलगुड़ा और गोलकुंडे में डिग्री व जूनियर कॉलेजेस का क़याम अमल में लाया गया है, लेकिन उसके लिए मौजूद इमारत नहीं है. मजलिस की नुमाइंदगी पर 20 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं और उसकी फौरी इजरा अमल में लानी चाहिए ताकि तलबा को सहूलत मिल सके. महात्मा ज्योति पुल्ले रेजिडेंशियल स्कूल के लिए गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू प्रोवाइड 10 acres of land for each and they will be equipped with modern facilities. सर मैं आपके जरिए चीफ मिनिस्टर साहब यहाँ हैं, उनसे ये भी कहना चाहूंगा इसी तरस के ऊपर आज माइनॉरिटीज के तकरीबन स्कूल हैदराबाद के अंदर पूरे किराए के बिल्डिंग्स के अंदर चल रहे हैं. सर हमारे पास ओल्ड सिटी के अंदर अकबरुद्दीन अवैसी साहब के जरिए 10,000 गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम दी जा रही है. तो हमारे पास पुराने शहर के अंदर जमीन है, मलकपेट के अंदर काफी जमीन है. मैं जहां तक समझता हूं ये एक हमारे चीफ मिनिस्टर है जो हैदराबाद की गली गली से वाकिफ है. मलकपेट के अंदर गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस के अंदर जमीन है, बी ब्लॉक्स के अंदर सब वो ब्लॉक्स बंद पड़े हुए हैं, खाली कई एकड़ जमीन है. वहां पर अगर से आप इनिशिएटिव लेकर अगर से आप बोलेंगे तो मजलिस की जानिब से हम एक कंप्रेहेंसिव प्लान जो चीफ मिनिस्टर साहब का एक अरसे दराज से ख्वाब है KG to PG एक कैंपस के अंदर 10-15 एकड़ के अंदर एक कंप्रेहेंसिव प्लान बनाकर लेकर आएंगे ताकि एक कंप्लीट बिल्डिंग बनाकर वहां पर KG से PG तक पूरे लोगों को रेसिडेंशियल स्कूल के लिए उसके लिए हम आपके पास लेकर आ सकते हैं. सर आज जो है सो हुकूमत की चंचलगुड़े में और जो ये तमाम तीनों जगह के ऊपर डिग्री कॉलेज चालू हो गए हैं. पुराने छोटे स्कूल के बिल्डिंग के अंदर जो डिग्री कॉलेज चल रहे हैं जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, टेबल्स नहीं है, बेंचेस नहीं है. मजलिस ने हमने हमारी जानिब से वो कॉलेज के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया है. हमारी आपसे गुजारिश है आपके जरिए हुकूमत से कि जल्द से जल्द ये 20 करोड़ रुपए जो चीफ मिनिस्टर साहब ने वादा किया है एक कमेटी तश्कील दी जाए और एक ये 20 करोड़ रुपए रिलीज करें और यहाँ पर ये कॉलेजों की तामीर का काम शुरुआत किया जाए ताकि जो बच्चे जो कॉलेजों के अंदर दाखिला लिए उनको जो तकलीफात का सामना करना पड़ रहा है वो हम दूर कर सके. आई वुड रिक्वेस्ट सर कि और डिग्री कॉलेजेस जो है सो हमको माइनॉरिटीज के लिए शुरू करना चाहिए. सर नोट के अंदर हुकूमत ने वाज़े तौर के ऊपर ये कहा है जूनियर कॉलेज और डिग्री कॉलेज माइनॉरिटीज के लिए बिल्कुल नहीं के बराबर है. सर तो जो भी डिग्री कॉलेजेस अगर से हुकूमत चाहे तो इसके अंदर हम जगह प्रोवाइड करेंगे. जो डिग्री कॉलेजेस दे रहे हैं इसको हम रेसिडेंशियल के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं. तो मेरी आपके जरिए हुकूमत से ये गुजारिश है कि आज जो इक़दामात हुकूमत की जानिब से तालीम के मैदान के अंदर लिए जा रहे हैं ये काबिल सताइश है. इसके साथ ही साथ हमको चाहिए कि आज हम करोड़ों रुपए जो किराए के जरिए माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल के अंदर भर रहे हैं वो रकम हम जाती बिल्डिंगें बना सकते हैं. आज की जरूरत है. हमारी जानिब से हुकूमत से जानना चाहूंगा व्हाट इज द नंबर ऑफ परमानेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट एंड पार्ट टाइम टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ वर्किंग इन दिस जनरल SC ST BC एंड माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल इन तेलंगाना स्टेट. सर मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर स्कूल होने के बावजूद भी मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के आज 20% बच्चे भी वो स्कूल में नहीं है. उसकी वजह यह है कि तमाम हैदराबाद से दरखास्तें लिए जा रहे हैं
اور اس کو ڈرا سسٹم کیا جا رہا ہے. آج ہر کانسٹیٹوئنسی ہر اسکول کے اندر 25 سے 30 سیٹس خالی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ جبکہ ایڈمیشنز کے اوپر اتنے درخواستیں آ رہے ہیں کہ ہم کو ڈرا کر کے ہم کو سیٹ دینا پڑ رہا ہے. اگر سے ایک ریزیڈنشل اسکول کے اندر 100 سیٹ ہے تو 500 سے زیادہ درخواستیں وصول ہو رہی ہے. ہم اس کو ڈرا کر کے 100 سیٹ کا ایڈمیشن دے رہے ہیں, پھر بھی آج 25 سے 30 سیٹ خالی ہے. تو اس کے اندر کہاں سے ہمارا خامی ہمارے کے اندر ہے؟ کیا انتظامیہ میں کیا خامی ہے؟ کیوں اس طریقے سے بچوں کو جو درخواست دینے کے باوجود بھی آج ان کو داخلہ نہیں ملا اور آج سیٹیں خالی ہے؟ اس کو ہم کو غور کرنے کی ضرورت ہے. اور سر میں آپ سے یہ بھی کہوں گا کہ پرائیویٹ بلڈنگز کے اندر کتنے اسکولز ہیں جو رن ہو رہے ہیں SC ST BC مائنورٹی کے, جس کا کرایہ حکومت دے رہی ہے. تو وہ کیا کرایہ ہر ایک کا الگ الگ, BC کا کتنا کرایہ دے رہی ہے, SC کا کتنا اور مائنورٹی کا کتنا کرایہ دے رہی ہے, میں یہ جاننا چاہوں گا. اور آپ کے ذریعے یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کو ہم کو تعلیمی میدان کے اندر بچوں کے لیے اور اضافہ کرنے کے لیے جو بھی اقدامات کرنا ہے اس کو کرنے کی ضرورت ہے. شکریہ صاحب. متعلقہ وزیر کے جواب سے عدم مطمئن احمد بلالا نے دوبارہ اپنے مطالبات کو سامنے رکھا. ریاستی وزیر جگدیشور ریڈی نے کہا کہ ریاست میں اقامتی اسکول میں 4042 مخلوعہ جائیدادیں ہیں. انہوں نے تیقن دیا کہ شہر کے ارکان اسمبلی کا اجلاس طلب کرتے ہوئے اس سلسلے میں جائزہ لیا جائے گا. ریاستی وزیر جگدیشور ریڈی نے بتایا کہ ریاست بھر میں جملہ 801 اقامتی اسکول چلائے جا رہے ہیں, جن میں 3,30,000 طلباء تعلیم حاصل کر رہے ہیں. مختصر مباحث میں حصہ لیتے ہوئے جگدیشور ریڈی نے بتایا کہ 2022 اقامتی اور دوسرے سرکاری اسکول میں 8 لاکھ سے زائد بچے تعلیم حاصل کریں گے. KG تا PG مفت تعلیم کے تحت ہی اقامتی اسکول قائم کیے جا رہے ہیں. اقامتی اسکولز کے لیے ذاتی عمارتوں کی تعمیر کے لیے اراضی کی نشاندہی کے سلسلے میں کلکٹرز کو ہدایت جاری کی جا چکی ہے. ریاستی وزیر جگدیشور ریڈی نے کہا کہ تلنگانہ میں کانگریس کی بقا ہی $1 ملین سوال بن چکی ہے. ایوان میں اقامتی اسکول پر بحث کے دوران کومٹی ریڈی نے کہا کہ اقامتی اسکولز میں بنیادی سہولتیں نہ ہونے سے ایک لڑکا فوت ہو گیا, اس پر حکومت کو شرم آنی چاہیے. کانگریس رکن اسمبلی کے ریمارک پر جگدیشور ریڈی برہم ہو گیا اور کہا کہ کانگریس کے دور میں ہی دلتوں کے ساتھ ناانصافی, سرکاری ہاسٹلز اور تعلیمی اداروں کی بربادی پر کانگریس قائدین کو شرم آنی چاہیے. تلنگانہ کے وزیر صحت کے لکشمن ریڈی نے بتایا کہ ریاست کے شعبہ صحت میں جلد 13,469 جائیدادوں پر تقررات کیے جائیں گے. اسمبلی میں ارکان کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے وزیر صحت نے بتایا کہ سرکاری ہاسپٹلز میں نرسوں کی مخلوعہ جائیدادوں پر بھی تقررات کیے جا رہے ہیں. اسمبلی میں وقفہ سوالات کے دوران رکن اسمبلی چار مینار سید احمد پاشا قادری نے کہا کہ پیٹلا برزجی خانہ اور چار مینار یونانی ہاسپٹل میں نرسز کی کمی پائی جاتی ہے. احمد پاشا قادری نے کہا کہ غریب عوام علاج کے لیے سرکاری دواخانوں سے رجوع ہوتے ہیں. حکومت کی ذمہ داری ہے کہ سرکاری دواخانوں میں نرسوں کے تقرر کو یقینی بنائے تاکہ غریب عوام کو فائدہ ہو. گورنمنٹ ماڈرن میٹرنٹی ہاسپٹل پیٹلا برج اور چار مینار یونانی دواخانے میں بھی نرسز کی کمی ہے اور آؤٹ سورسنگ پر کنٹریکٹ بیسس پر جو کر رہے ہیں, لیکن یہاں پر بے انتہا کمی ہے. جتنے بھی سرکاری دواخانے ہیں وہ تمام دواخانوں میں سب سے زیادہ علاج کے لیے آنے والے غریب لوگ ہوتے ہیں. حکومت کا کام ہے کہ ان دواخانوں میں پورے نرسز کا اپائنٹمنٹ کرے, پورے اسٹاف کو بھرتی کرے تاکہ غریب لوگوں کو اس سے زیادہ سہولت ہو, ان کو زیادہ فائدہ پہنچے. یہ آج جتنے بھی دواخانے ہیں کہیں پر بھی, خصوصاً عثمانیہ گاندھی ہاسپٹل کا تو ایک مشہور ہے کہ یہاں کے سب سے بڑے دواخانے, ایک زمانہ تھا حیدرآباد کے ہاسپٹل میں سب سے نمبر 1 عثمانیہ ہاسپٹل کہا جاتا تھا. منسٹر, چیف منسٹر بھی اگر طبیعت خراب ہوئی تو عثمانیہ میں ایڈمٹ ہوتے تھے. لیکن آج نمبر 1 دواخانہ جا کے آخری نمبر کا دواخانہ ہوگا, تباہی میں نمبر 1 ہو گیا. اسٹاف کی کمی ہے, لوگوں کو تکالیف ہو رہی. غریب لوگوں کو سہولت پہنچانے کے لیے سرکاری دواخانوں میں زیادہ سہولت پہنچائے تو بہتر رہے گا. نرسز کے لیے, اسٹاف کے لیے, ان کی سیفٹی کے لیے CC کیمروں کا بھی ہونا ضروری ہے دواخانوں میں, کیونکہ گاندھی ہاسپٹل میں کچھ چند ایسے لوگ ہیں جو پیشنٹ کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں نرسز, اور ان کو پر پولیس کے کیسز کر کے ان کو جیل کو بھیجنا چاہتے ہیں.
ऐसे लोगों की निगरानी के लिए, डॉक्टरों की सेफ्टी के लिए हुकूमत बहुत सारे इक़दाम कर रही है नर्सेस के लिए, लेकिन हमारी गुजारिश है सरकारी दवाखानों में सीसी कैमरे नस्ब किए जाए ताकि स्टाफ की सेफ्टी भी हो और स्टाफ की ज्यादती की भी अगर कोई बात होती है तो वो कैमरों के जरिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। नर्सेस का अपॉइंटमेंट, नर्सेस की भर्ती बेहद जरूरी है, वक्त का अहम तरीन तकाजा है। आज गरीब लोगों के लिए ये इक़दाम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। मैं उम्मीद करता हूं कि मिनिस्टर साहब इस पर जवाब देते हुए ये जितने नर्सेस के जायदाद हैं उसको पूर्ण करेंगे। शुक्रिया। वज़ीर सेहत लक्ष्मण रेड्डी ने कहा कि हुकूमत नर्सिंग डायरेक्टरेट बहुत जल्द कायम करेगी। उन्होंने बताया कि 13,469 जायदादों की मिनजिमला 5,764 जायदादें नर्सों की हैं। उन्होंने बताया कि तकर्रार होने तक आउटसोर्स मुलाजमीन की खिदमात हासिल की जा रही हैं। वज़ीर दाखिला नानी नरसिम्हा रेड्डी ने खवातीन की सलामती से मुताल्लिक़ सवाल पर बताया कि रियासत में खवातीन की सलामती हुकूमत की जिम्मेदारी है। रियासत में 710 टीमें काम कर रही हैं। अब तक खवातीन और लड़कियों से छेड़छाड़ के सिलसिले में 4,260 अफराद को गिरफ्तार करते हुए मुकदमे दर्ज किए गए। वज़ीर आपाशी हरीश राव ने आपाशी प्रोजेक्ट्स के मसले पर कांग्रेस की तरफ से किए गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस दोगली पॉलिसी पर अमल कर रही है। महबूबनगर और नलगुंडा अजला के लिए पाल्मो लिफ्ट इरिगेशन के सवाल पर नलगुंडे से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान ही गायब हो गए। चंपापेट के नादलगुल इलाके में कई साल से गैराबाद मस्जिद को आबाद करने के लिए कोशिशों का आगाज हुआ है। अहले ईमान ने इसकी कोशिशों का आगाज किया है। बैरिस्टर ओवैसी ने साबिक मेयर माजिद हुसैन और रुकन बलदिया मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर को नादरगुल रवाना किया, जहां इस वफ्द ने तामीरी कामों का जायजा लिया और नमाज अदा की। मस्जिद को आबाद करने के लिए हाल रुकावटें दूर करने में मुकम्मल ताउन का भी तयक़ुन दिया। अजीमतर बलदिया हैदराबाद की स्टैंडिंग कमेटी ने आइंदा साल के बजट के लिए 13,150 करोड़ रुपए का तखमीने को अहदेदारों ने पेश किया। मेयर बीर राममोहन की सदारत में मुनक्किदा स्टैंडिंग कमेटी में 27 करारदादों को मंजूरी दी गई। बहादुरपुर में मल्टी लेवल फ्लाईओवर की तामीर के अराज़ी हुसूल के लिए 66,64,166 रुपए अदा करने को मंजूरी दी गई। मुर्की नाले की दुरुस्तगी के लिए भी 3 करोड़ रुपए की तजवीज़ को मंजूर किया गया। शहर में 12 इलाकों में फुट ओवर ब्रिजेस की तामीर के लिए तैयार की गई रिपोर्ट को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में नालों और ट्रैफिक जंक्शन को तरक्की देने की तजावीज़ को भी मंजूरी दी गई। सदर अमेरिका की दुख्तर इवानका ट्रंप के दौरे हैदराबाद और ताज फलकनुमा होटल में इशाइये में शिरकत के प्रोग्राम के तनाजुर में सिटी पुलिस कमिश्नर वीवी श्रीनिवास राव ने जुमेरात को ताज फलकनुमा होटल में इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास में होटल इंतजामिया के नुमाइंदे भी मौजूद थे। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि इवानका ट्रंप के दौरे के मौके पर ताज फलकनुमा और किले गोलकुंडे में भी प्रोग्राम है और इस सिलसिले में मुमकिना इंतजाम किए जा रहे हैं। हैदराबाद के सनतनगर इलाके में टीआरएस लीडर वल्लभनेनी श्रीनिवास राव का कत्ल कर दिया गया है। बताया गया कि सनतनगर बस स्टैंड के पास नामालूम अफराद ने श्रीनिवास राव पर वजनी पत्थरों से हमला करते हुए उसका कत्ल कर दिया। मकतूल बलकमपेट का साकिन बताया गया है। ज़राए के मुताबिक श्रीनिवास एक ट्रस्ट भी चलाया करता था। मकतूल के बाज़ खानदानी और अपनी पार्टी के कारकुनों से भी इख्तलाफात बताए जा रहे हैं। मालूम हुआ है कि जहां श्रीनिवास का कत्ल हुआ वहां पर शराब की बोतलें भी पाई गई। इत्तला मिलने पर पुलिस और क्रूज टीम ने मुकाम वाक़या पहुंचकर तफसीलात हासिल की। लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। मज़ीद तहकीकात जारी हैं। ज़राए के मुताबिक 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। उम्दा हिल्स बंडलागुड़े में चंद अफराद ने एक शख्स सैयद निज़ामुद्दीन पर हमला करते हुए उन्हें जख्मी कर दिया। हमला करने वालों की शिनाख्त अब्दुल रहीम बावजीर, सैयद बाहमीद, फसीउद्दीन, संतोष और जमालुद्दीन की हैसियत से की गई है। चंदनगुट्टा पुलिस ने इस खुसूस में दफ़ा 324 के तहत एक केस दर्ज किया है। बताया जाता है कि इस इलाके में अराजी तनाज़ा और नाजायज़ कब्ज़ों के सबब इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक सैयद निज़ामुद्दीन पर अराजी पर नाजायज़ कब्जा करने वालों ने पुलिस की मौजूदगी में हमला किया। आज चंद्रनगुट्टा गौस नगर में एक लैंड ग्रैबर का थोड़ा दोनों के बीच में थोड़ा गड़बड़ हुआ, इसलिए 2 केसेस रजिस्टर हुए इधर। एक पार्टी जमालुद्दीन, सैयद अब्दुल रहीम बावजीर और साक्षी रिपोर्टर संतोष और सैयद बहमत और दूसरा आदमी का ऊपर एक केस हुआ और सरकारी पाशा फैसल बम उनका और एक 8 मेंबर्स के ऊपर और एक केस रजिस्टर हुआ।
ये वन राइल्स में एक लैंड इशू चल रहा, इससे पहले भी 10 केसेस रजिस्टर हुआ। ये केसेस के बारे में CID पे एक केस बुक हुआ। ये केस में आज जाके उधर थोड़ा दोनों पार्टी से ऐसा गड़बड़ करके 2 केसेस रजिस्टर हुआ, इन्वेस्टिगेशन चल रहा। रेलवे पुलिस ने बैन रियासती टोली के 7 सारिकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि हरियाणा के साकिनान रमेश, राजकुमार, रोशन, सुनील, सुशील, अनूप और भगवती सरखे की 20 से ज्यादा वारदातों में मुलविस थे। मस्कुरा टोली ने सिकंदराबाद के इलाके में सरखे की वारदात अंजाम दी थी। ये टोली सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेनों में सवार होकर या फिर बुकिंग काउंटर्स के पास सरखे की वारदातें अंजाम दिया करती थी। मस्कुरा टोली के कब्जे से 1911 ग्राम के तिलाई जेवरात, जिसकी मालियत 60 लाख रुपए बताई गई है, रेलवे पुलिस ने जब्त कर लिया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार शुदगान में मसरूखात जेवरात हासिल करके फरोख्त करने वाला भी शामिल है। रेन बाजार पुलिस स्टेशन के हदूद में नशे में धुत पुलिस कांस्टेबल की टक्कर से एक नौजवान जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक मादानापेट के साकिन बासित को कांस्टेबल ने टक्कर दे दी, जिससे दोनों जख्मी हो गए। रेन बाजार इंस्पेक्टर जावेद ने बताया कि इस पूरे वाक़े के CCTV फुटेज का जायजा लिया जा रहा है, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। बताया गया कि बास पुलिस स्टेशन के मुलाजमीन नशे की हालत में गाड़ी चला रहे हैं, जिससे अवाम को मुश्किलात पेश आ रही है। नशे की हालत में अवाम के साथ नाशाइस्ता सलूक करने की भी शिकायत मौसूल हो रही हैं। अब्दुल्ला पुरमेट के हुदूद में वाक़े एलबी नगर में एक शख्स पर कातिलाना हमला किया गया। तफसीलात के मुताबिक गवर्धन नामी शख्स पर मोहल्ले के हथियारों से लबे सड़क हमला किया गया। इस हमले में 2 अफराद मुलविस बताए गए हैं। जख्मी हालत में गवर्धन को दवाखाना मुंतकिल किया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक है। पुलिस ने केस दर्ज किया है और मजीद तहकीकात जारी हैं। कुरमागुड़े के रहने वाले एक ताजिर का उसके बिजनेस पार्टनर्स ने अगवा करके उन्हें शदीद जख्मी कर दिया। मगविया ताजिर को उनके बिजनेस पार्टनर जान से मार देने की धमकियां दे रहे थे। इस सिलसिले में उन्होंने रचाकोंडा पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई और हुकूक इंसानी कमीशन से भी रुजू हुए। और मेरे को 7-6 तारीख के दिन लेके जाके मेरे को टॉर्चर करे, मेरे को किडनैप करके लेके जाके फैक्ट्री में बंद के मारे मेरे को हयात नगर पे। मेरे को इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए और रॉड से मारे, मेरे सर फट गया, सर पे टाके लगे और होठ पे मार के होठ फाड़ दिए और मेरे प्लेट से पकड़ के दांत निकाले। और मैं पुलिस के पास गया तो मेरे को बोल रहे हैं कि मेरे घर वालों को जो है ना प्रॉब्लम करेंगे, मेरे भाई को उठा लेंगे और मेरे को भी जो है ना जान से मार देंगे बोल रहे। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि तनाज़े पर मुज़ाकरात, ख़ौम को गुमराह करने की कोशिश, बैरिस्टर उवैसी का इल्जाम। अदालत ही के जरिए मसले के हल की उम्मीद। उर्दू रियासत की दूसरी सरकारी जबान, ऐवान असम्बली में बिल मंजूर। उर्दू के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उर्दू एकेडमी को जिम्मेदारी दी जाए, अकबर उवैसी का मुतालबा। आलेर इनकाउंटर की CBI या बरसर खिदमत जज के जरिए तहकीकात करवाने मजलिस का मुतालबा। तहकीकाती टीम की रिपोर्ट पेश करने पर जोर। सनतनगर में TRS लीडर का कत्ल, वजनी पत्थरों से हमला, इलाके में सनसनी। पुलिस कांस्टेबल की लापरवाही, नशे की हालत में एक नौजवान को टक्कर दे दी। कानून के मुहाफिज की हरकत पर मुकामी अवाम में बरहमी। और रेलवे पुलिस ने सारिकों की बैन रियासती टोली को किया गिरफ्तार, 60 लाख रुपए के मसरूखा जेवरात जब्त। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।